वेलकम टू डेली फैक्ट इंडियन पॉलिटी क्लास फिफ्थ। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, प्लस साथ में हमारा टारगेट रहेगा कि हम ना टर्म्स को बिल्कुल क्लियरली जो है वो समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है, इन डेप्थ में जो है वो अब क्वेश्चंस बनते हैं। और जब भी इन डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको जो है वो टर्म्स को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि फेडरल टर्म क्या होगी, यूनिटरी टर्म क्या होगी, या फिर अगर हम बात करें कि क्वेसी फेडरल टर्म क्या होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और किसने क्या टर्म कही वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इनके मीनिंग समझना जरूरी है। प्लस अभी क्या है कि जिस तरह से इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो क्लियर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टर्म को लेकर, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फेडरल और यूनिटरी फीचर्स को हम देखेंगे, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास यहाँ पर फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स हैं हमारे पास। हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला पॉइंट याद रखना कि हमारा जो संविधान है वो रिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल इन नेचर होते हैं, यानी कि हमारा संविधान क्या है, फेडरल इन नेचर है। ये पॉइंट क्लियर याद रखना। देन उसके बाद लेकिन फीचर्स हमारे पास दोनों है, कुछ फीचर्स हमारे पास यूनिटरी भी है और कुछ फीचर्स हमारे पास फेडरल भी है। तो और इसको जो है वो केसी नियोजी ने कहा है क्वेसी फेडरल। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। केसी नियोजी एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने कहा है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक तरह से क्वेसी फेडरल है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो समझ सकते हैं और केसी नियोजी ने कहा था। देन उसके बाद मीनिंग्स की अगर हम बात करें, फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम, तो देखो फेडरल का मतलब क्या हो गया कि पावर डिवीजन। जब जो है वो पावर को डिवाइड किया जा रहा है, अब पावर को डिवाइड दो तरह से किया जाता है। एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, जब जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो सेपरेट किया जा रहा है पावर्स को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो दैट इज फेडरल विद स्ट्रिक्ट सेपरेशन। और ये कहाँ पर है, यूएस में। ये स्टिक सेपरेशन का एग्जांपल आता है, इसको रिजिड भी कहा जाता है एक तरह से, वो आता है आपका यूएस में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपका फेडरल है लेकिन उतना रिजिड नहीं है, तो वो केस बनता है इंडिया का। देन यूनिटरी की अगर हम बात करें, तो यूनिटरी मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज्ड हो रही है सारी की सारी पावर। सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट्स के पास लिमिटेड पावर है। तो उसका एग्जांपल रहता है दैट इज यूके। अब भारत में क्या है, भारत में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट से जो है वो पावर किसके पास चली जाएगी, सारी की सारी सेंटर के पास चली जाएगी, यानी कि सेंटर बिकम स्ट्रांग। तो भारत के पास यूनिटरी और फेडरल दोनों ही फीचर है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो फेडरल इन नेचर है, तो ये याद रखना। देन फीचर्स की हम बात करें, सबसे पहले कि जो आपके फेडरल फीचर्स है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव। अब देखो फेडरल में क्लियरली याद रखना जहां जहां पर पावर को डिवाइड किया जा रहा है, तो सबसे पहला पावर डिवीजन डुअल गवर्नमेंट में हो रही है, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये हो गया फेडरल। देन उसके बाद यहाँ पे पावर डिवीजन के लिए तीन लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर, ये आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, जो है वो आपका एक एजुकेशन या फिर पहले एजुकेशन इसमें हुआ करता था, पुलिस पब्लिक हेल्थ जो आपका स्टेट लिस्ट में हो गया। और कंकरेंट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन, मैरिज लॉज हो गए, मतलब इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, सेंटर पे सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा। अब ये होगा पावर डिवीजन, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट भी आता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को भी जो है वो आपका सेपरेट किया गया है, और इसको भी सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। और इसको कहते हैं, इसका जो एग्जांपल बनता है दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव से अलग है। तो दैट इज जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से अलग है, और इसका कंसेप्ट आ गया आपका एक तरह से फेडरल कंसेप्ट में आता है ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्जांपल रहता है, जो मैंने आपको बताया कि फेडरल इन नेचर, और ये फेडरल फीचर रहता है। सुपरमेसी, अभी क्या है कि देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इस तरह से आपका एक हो गया आपका ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव, ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ये हो गया आपका जुडिशरी। लेकिन ये सभी तीनों की पावर, हमने कहा कि हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ये सभी संविधान के अंडर है, संविधान ने ही जो है वो इन तीनों में पावर को डिवाइड करके रखा है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स फेडरल फीचर जो है वो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें सेंटर और जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को सेपरेट किया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 50, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि आपका राज्यसभा लोकसभा, तो इनमें भी जो है वो पावर डिवीजन हो रही है। और स्टेट लेवल पर भी रहते हैं, स्टेट में भी जो है वो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जो है आपका जो है वो एक जो है वो फेडरल फीचर है। देन यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें, जब सेंटर स्ट्रांग होगा, तो सबसे पहला तो एग्जांपल यही रहता है कि स्ट्रांग सेंटर जो एक सब कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल कि यूनियन लिस्ट, अगर मान लीजिए कोई नेशन लेवल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इशू है, और उसके लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है, और वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो देन उस केस में क्या होगा कि स्टेट जो आपका सेंटर जो है वो कानून बना सकती है। और ये जो कानून बनाना है, जैसे मान लीजिए दो से ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाओ, तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो आपका राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, और ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस में जैसे यूएस में है वैसे ही हमारे पास भी है कि हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि डुअल पॉलिटी हमारे पास है, जो कि फेडरल फीचर है, सेंटर स्टेट, लेकिन हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल है, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका एग्जांपल हो गया यूनिटरी फीचर का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर, तो इस तरह से याद रखना, लिंक करके पढ़ेंगे। देन उसका सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, तो यानी कि हमारे पास डुअल पॉलिटी है, सेंटर स्टेट की हम बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप अगर हिमाचल में रह रहे हो तो तब भी आप भारतीय नागरिक ही होंगे। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में आप अगर किसी स्टेट में रह रहे हो तो आप उस स्टेट के भी नागरिक होंगे और यूएस के भी सिटीजन होंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दैट इज फेडरल फीचर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे होगा, देन उसके बाद आपके जो है वो क्या होंगे, हाई कोर्ट होंगे, लोअर कोर्ट होंगे, या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो ये हायरार्की जो चलती है इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है, आपका जो है वो आपका जो है यूनिटरी फीचर होता है। अब देखो, जब हमने बात की इंडिपेंडेंट की, जब हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो हम सेपरेट कर रहे हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं यूनिटरी फीचर्स में सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की, जुडिशियल सर्विसेज की, जो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट में चलती है, इस तरह से। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 तरह की इमरजेंसी है हमारे यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी जो कि आपका आर्टिकल 352 के अंडर आती है, आर्टिकल याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में आती है। और इन तीनों केस में जो है आपकी पावर किसके पास चल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर चल जाती है, यानी कि सेंटर बिकम स्ट्रॉन्ग। और इस केस में स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं रहती है। अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी के केस में जो है वो स्टेट इमरजेंसी, अगर अब नेशनल इमरजेंसी किसी रीजन पे भी लगाई जा सकती है, नेशन वाइड भी लग सकती है। प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लगता है तो डेफिनेटली वहाँ की जो सरकार है वो चली जाती है, सरकार नहीं रहती है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट रूल के भी 2 आर्टिकल होते हैं, एक आर्टिकल 356 होता है, एक आर्टिकल 365 होता है। इसको भी हम पूरा जब प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यूनियन कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, अगर मान लीजिए कानून बनाना है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिस केसेस में जो यूनियन का लॉ, अगर मान लीजिए कोई एक इशू है उसके ऊपर स्टेट ने भी कानून बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया, तो अभी यहाँ पर जो कानून लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। कानून जो है वो किसका अप्लाई होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसका भी क्या मतलब होता है कि सेंटर स्ट्रांग है स्टेट से ज़्यादा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो रही है बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही जो वो ऑफिस वो जो है वो होल्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। अभी इंजॉय भी ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर करते हैं, और अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। रिजाइन करना है अगर, तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गवर्नर रिजाइन करते हैं तो वो किसको करेंगे। प्लस सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर और याद रखना है, गवर्नर जैसा काम जो है वो प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर करते हैं, गवर्नर सिमिलर काम जो है वो स्टेट लेवल पर करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IFS दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन काम स्टेट में करते हैं, लेकिन ये लॉयल सेंटर के लिए रहते हैं। तो जो आप जितने भी आपके IAS IPS हो गए, इनको कोई डर नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन लॉयल ये सेंटर के लिए ही रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इनको अपॉइंट किया होता है। और आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो आपका UPSC से भी लिंक करता है, ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेसिडेंसी पावर, यानी कि ऑलमोस्ट आर्टिकल 248 के अंडर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि लिस्टेड नहीं है 3 लिस्ट के अंडर नहीं है, उन सभी के रिगार्डिंग जो पावर होगी वो आपकी जो है वो सेंट्रल सरकार के पास होगी। देन डिफरेंस की अगर हम बात करें कि यूनिटरी और फेडरल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो फेडरल फीचर्स में डुअल गवर्नमेंट होती है सेंटर और स्टेट लेवल पर, लेकिन यूनिटरी में स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है।
देन उसके बाद फेडरल फीचर्स में सुपरमेसी संविधान की होती है हमारे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो सकती है, याद रखना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा या फिर पार्लियामेंट सुप्रीम होगी इन केस ऑफ यूके। पावर डिवीजन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पर जो पावर डिवीजन रहती है, यहाँ पर पावर डिवीजन नहीं होती है, सिर्फ सेंटर के पास ही पावर होगी। देन लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है जिसमें आपका स्टेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि विद स्टेट रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है, यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स में क्या होता है, पार्लियामेंट में तो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन जो आपका स्टेट सब्जेक्ट होगा, स्टेट होगा, वहाँ पर सीनेट में जो है आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं उसको, तो यहाँ पर जो है आपके लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देन उसका जुडिशरी की अगर हम बात करें, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ पर जुडिशरी इंटीग्रेटेड होती है। जुडिशरी अभी फेडरल फीचर्स में आपको जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड दोनों मिलेगी, लेकिन यूनिटरी फीचर्स में जो है वो आपका इंटीग्रेटेड रहता है, यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या रहता है, आपका एग्जांपल रहता है एक तरह से फेडरल यूनिटरी फीचर का। और लेकिन हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं, और जब इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो हम इसको जो है वो यूके की तरफ ले जाते हैं, और जब इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड दोनों की बात करते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं भारत का। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेड स्टेट ऑटोनॉमी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पावर सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड रहती है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट अपॉइंट देयर ऑफिशियल, स्टेट जो है वो अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि अभी गवर्नर है तो गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। जब हम यूनिटरी में बात करते हैं तो गवर्नर ही जो है वो सेंट्रल सरकार बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं। देन उसके बाद वाई इंडिया इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल, इंडिया को क्यों क्वासी फेडरल कहा जाता है, ये आपको टॉपिक बन सकता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये रखना कि हमारे पास जो पावर है वो एक तरह से डिवीजन है। लाइक अगर आपके पास सेंटर को हम, स्टेट को हम कुछ पावर दे रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी केसेस में, कुछ केसेस में जो है वो पावर फिर किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल सरकार के पास चली जाएगी, तो इसलिए भी कहा जाता है। देन उसके बाद जितनी भी रेसिडुअरी पावर होगी, जो कि आपका लिस्ट, जो 3 लिस्ट है उनसे बाहर जो कानून बनेगा, उनकी जो पावर होती है सारी की सारी वो किसके पास होती है, आपकी पावर जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फिर उसके बाद स्टेट डिपेंडेंस ऑन सेंटर, स्टेट जो है वो डिपेंडेंस रहती है सेंटर पे फाइनेंशियल ग्रांट्स के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए। आपका डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, तो वो डिपेंडेंट रहती है। प्लस अगर सेंट्रल लॉज कोई हैं और वो लॉज जो है वो इंटरनेशनल इवेंट से रिलेट करते हैं तो स्टेट को उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इवन एक सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस केस में भी जो है वो आपका जो है वो सेंटर स्ट्रांग हो जाता है। देन सिग्निफिकेंस क्या रहता है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का, तो फेडरल फीचर्स का अगर हम बात करें तो वो 2 कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करता है, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा रीजनल ऑटोनॉमी। अभी देखो, डिसेंट्रलाइजेशन जब हम सेंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ले जाते हैं आपका पंचायती राज सिस्टम में, कि आप जो है पावर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक डिवाइड कर रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पर बेटर गवर्नेंस सिस्टम होता है, क्यों, क्योंकि हम सभी को रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहे हैं, सभी जो जितने भी सोसाइटी के सेक्शंस हैं उन सभी को यहाँ पर जो है वो सरकार में जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। चाहे वो एक आपका पंचायती राज सिस्टम में आप आर्टिकल 243D एक बार पेपर में पूछा गया है, जिसमें रिजर्वेशन आती है वुमेन के लिए, चाहे आप उसके थ्रू वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं या आप 33% सीट्स जो है वो लोकसभा या फिर स्टेट जो है वो स्टेट असेंबली में दे रहे हैं वुमेन को, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर रहती है। यूनिटरी फीचर भी बुरे नहीं है, अगर आपके पास क्लैशेस, चैलेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी लगती है नेशनल, या फिर वॉर एग्रेशन होता है, कुछ भी होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उस केस में यूनिटरी फीचर्स भी हमें चाहिए ताकि हम पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, क्योंकि जो आर्म फोर्सेज है वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। और प्लस साथ में क्या होता है कि लाइक इमरजेंसी के टाइम पे क्विक डिसीजन लेने होते हैं, तो उस टाइम पे अगर स्टेट से पूछेंगे, स्टेट लटका रखेगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, तो इससे नुकसान होगा। तो डेफिनेटली इसलिए उस इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो आपका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर चली जाती है। इन द एंड कंक्लूजन अगर हम बात करें तो इसको क्लियरली अगर समझना है हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो है वो फेडरल नेचर है, लेकिन हमारे पास यूनिटरी फीचर भी है, जो कि प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भारत में, ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले, सभी के रिप्रेजेंटेशन इक्वली रहे और सभी का शेयर जो है वो सरकार में रहे। आई होप ये इनिशिएटिव जो हमने डिस्कस किया या जो फीचर्स हमने आज डिस्कस किए आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।